हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं, ड्राइव करने वाले हैं इस मर्सिडीज़ ए क्लास लिमोजिन को। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो में इस गाड़ी की से। इस गाड़ी की के साथ आपको लॉक, अनलॉक और बूट ओपनिंग का ऑप्शन मिल जाता है। और ये पर्टिकुलर वेरिएंट अगर मैं बताऊं तो ये 250 होने वाला है, पेट्रोल वेरिएंट होने वाला है, जो कि 230 हॉर्स पावर जनरेट करता है। और ये 4मैटिक है, तो मीन्स ये ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है, जो मर्सिडीज़ का 4मैटिक आता है। और 230 हॉर्स पावर ये जनरेट करता है। और ये पेट्रोल का सबसे पावरफुल वेरिएंट है ए क्लास लिमोजिन का। और अगर बात करूँ A45 और A35 की, वो AMG वेरिएंट, वो तो 300 हॉर्स पावर है, पर लिमोजिन का ये सबसे पावरफुल वेरिएंट है। और अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग से आगे से, तो अटेंशन टू डिटेल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको सेंसर और रडार यहाँ पे मिल जाता है, जो एडास का फंक्शन आपको मिलता है। फ्रंट से मैसिव ग्रिल मिलती है, जो कि बहुत बोल्ड लुक देती है। टोइंग हुक आपको यहाँ पे मिलता है, और LED लाइट्स मर्सिडीज़ की। और ये हाई बीम एडजस्टेबल बीम्स होती हैं। और आपको कॉर्नरिंग हेडलाइट यहाँ पे मिलती है, और इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। और यही आपका DRL का काम करता है। यहाँ पे आपको मर्सिडीज़ का लोगो यहाँ पे मिल जाता है। और फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, और दो यहाँ पे मिलते हैं, मतलब टोटल 6 पार्किंग सेंसर इस गाड़ी में मिलते हैं। और ये अडेप्टिव बोनट मिलता है। अगर गाड़ी आपकी क्रैश हो जाती है फ्रंट से, तो ये जो बोनट है ऑटोमेटिकली क्रैश सेंस करने से पहले ही जो रडार और कैमरा सेटअप वहाँ पे लगा है डैश के लिए, उससे बोनट थोड़ा ऊपर आ जाता है, जिससे पेडेस्ट्रियन को कम से कम नुकसान हो, मतलब उसको चोट कम लगे। और इस गाड़ी के टायर सेक्शन की बात करूँ तो इसमें कॉन्टीनेंटल के टायर्स लगे हैं। और टायर साइज़ कहाँ पे, यहाँ पे 205/55 R17 है। बड़ा हो सकता था, मतलब जर्मन रोड्स के हिसाब से बड़ा हो सकता था। और यहाँ पे कीलेस एंट्री आपको ऑल 4 डोर्स पे मिलती है। और ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल ORVMs आपको यहाँ मिल जाते हैं। साइड से अगर देखोगे तो ये थोड़ी प्रीमियम लुक वाली गाड़ी है। मर्सिडीज एक्चुअली लग्जरी के लिए जानी जाती है। तो आप देखोगे क्रोम की फिनिश ऑल राउंड आपको विंडोज़ पे दिखेगी। और जो दो ये शोल्डर कटिंग बिल्कुल एट द एंड तक जाती है। फ्यूल लीड यहाँ पे है, गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं। इसमें ये पर्टिकुलर पेट्रोल वेरिएंट है, तो फ्यूल इसमें पेट्रोल डलेगा ऑफ कोर्स। और पीछे अगर आप टेल लाइट की हाउसिंग देखोगे तो ये ब्रेक और लाइट्स ऑन करने पे ये ऑन होता है। मर्सिडीज़ की यहाँ पे ब्रांडिंग है, और यहाँ पे रिवर्स लाइट है। इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि वो भी LED हैं। रिफ्लेक्टर आपको यहाँ 2 दिखते हैं। टोइंग हुक आपको इस साइड मिलता है, और पीछे भी आपको 6 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, मतलब 4 इधर और 2 फेंडर पे। और अगर आप एग्जॉस्ट टिप की बात करें तो ये फेक एग्जॉस्ट है, मतलब ये जो डिफ्यूज़र है फेक है। इसका एग्जॉस्ट आपको नीचे देखने को मिलेगा, इस साइड और एक उस साइड। और अगर आपको बूट खोलना है तो अगर आप इसको दबा के रखेंगे तो बूट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। और इसके अंदर आपको मिलती है 400 लीटर्स की बूट स्पेस। पेट्रोल वेरिएंट में 405 मिलती है, डीजल वेरिएंट में 395 मिलती है, क्योंकि उसमें आपका एड ब्लू भी आ जाता है। यहाँ पे आपको एड ब्लू डालने की भी ऑप्शन मिलती है डीजल में, तो उसकी वजह से थोड़ी सी बूट स्पेस कम हो जाती है, बट सफिशिएंट बूट स्पेस है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये आपको जो हुक दिख रहा है, इससे आप ये सीट फोल्ड कर सकते हो ऑटोमेटिकली। ये आपको ये 40, 20 और 40 के हिसाब से स्प्लिट मिलता है। और गाड़ी को आपको मैनुअली बंद करना पड़ेगा, मतलब बूट को आपको मैनुअली बंद करना पड़ता है। और अभी चलते हैं अंदर की तरफ। इस गाड़ी में आपको अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, एडास के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे लेन कीप असिस्ट एंड ऑल सब। और बात करो इस साइड की, तो इस साइड आपको पहले अंदर चलते हैं, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि आप मर्सिडीज़ में बैठे हैं। तो इस साइड से बात करें तो इस साइड आपको एम्बियंट लाइटिंग आपको ये चारों तरफ उधर से जाती हुई इधर दिखती है। और इसमें आप 64 कलर्स की एम्बियंट लाइटिंग चेंज कर सकते हैं, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी आपको एम्बियंट लाइटिंग की इस गाड़ी में। यहाँ पे आपको विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो कि चारों विंडोज़ वन साइड क्लिक अप एंड डाउन ऑप्शन के साथ मिलती है। और ये पर्टिकुलर मॉडल में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स नहीं है, ये लंबार सपोर्ट आपको मिल जाएगा, हाइट एडजस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। और पीछे आपको अगर बैक सपोर्ट के लिए चाहिए, यहाँ पे मैनुअली एडजस्टेबल ये आपको मिलता है, थाई सपोर्ट। और ये ORVM के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बूट अगर आपको अंदर से ओपन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर इस साइड बात करूँ तो पार्किंग ब्रेक मिलती है, जो कि आपकी हैंड ब्रेक होती है। हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं, अगर आप ये ऑटो पे रखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सब अपने आप के लिए एडजस्ट कर लेती है। ये रेयर फॉग लैंप है। और ये आप अगर अंदर की
इल्यूमिनेशन कम ज़्यादा करनी है तो वो है। ये फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स का वो है, अगर आपको वेंटिलेटेड सीट्स ऑन करनी है ऑफ करनी है हीटेड तो यहाँ से कर सकते हैं, और पैसेंजर साइड भी ऑप्शन आपको मिलता है। और गाड़ी को सीट थोड़ी पीछे कर लेते हैं एक बार। स्टीयरिंग आपको कुछ ऐसा मिलता है, गाड़ी को एक बार ऑन कर लेते हैं। और इस साइड आपको वाइपर से जुड़े कंट्रोल्स मिलते हैं, और यहीं पे आपको इंडिकेटर भी मिलते हैं। और वाइपर के कंट्रोल इधर नहीं मिलते क्योंकि मर्सिडीज़ में आपको टिपिकली पता है यहाँ पे गियर नॉब होती है, और गियर नॉब यहाँ नहीं होती है। तो गियर नॉब यहाँ पे मिलती है। अगर आप सिंपली इसको नीचे प्रेस करेंगे तो ये डी ऑप्शन में चला जाएगा, डी, और ऊपर करेंगे तो आर, और हल्का सा नीचे प्रेस करेंगे तो एन। और पार्किंग में दबाना है तो इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो पार्किंग में हो जाएगा। इस साइड आपको अडास से रिलेटेड कंट्रोल्स, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, और अगर आपको क्रूज कंट्रोल लगाना है तो आपको यहाँ पे सारे हैप्टिक टच वाले कंट्रोल्स मिलते हैं। और इस साइड आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिलते हैं, वॉल्यूम अप डाउन, कॉल रिसीव करना है, और मर्सिडीज़ का वॉइस असिस्टेंट ऑन करना है। पैडल शिफ्टर्स इसमें आपको मिलते हैं। और अगर स्क्रीन्स की बात करूँ तो ये 10.25 इंच की MID और इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों 10.25 मिलता है। और ये मेरे को बहुत ही बेस्ट चीज़ लगती है मर्सिडीज़ में, ये टरबाइन से इंस्पायर्ड ये एयर वेंट्स बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही अच्छे लगते हैं। सॉफ्ट टच इसमें आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इंडिया वाले वेरिएंट्स में देखो, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलता है, पर इंडिया में आपको 200 और 220D मिलता है, पर ये 250 है। यहाँ पे वेरिएंट्स इतने सारे मिलते हैं कि मतलब चूज़ करते रह जाओगे, क्योंकि 180, 200, 220 और सेम विद डी ऑप्शन भी मिलते हैं, 180D, 200D, 220D, और 250 पेट्रोल तो आता ही आता है। 4मैटिक सिर्फ पेट्रोल में आता है, डीजल में नहीं आता है। और अगर बात करूँ हाइब्रिड की तो इसमें हाइब्रिड का ऑप्शन भी मिलता है, वो 220 हॉर्स पावर निकालता है, पर वो हाइब्रिड हो जाता है इसलिए थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। और अगर आप सामने की तरफ कंट्रोल देखना चाहें तो यहाँ पे आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आप स्पोर्ट, मतलब आप कैसा चाहते हैं कि आपको नेविगेशन देखना है, असिस्ट देखना है, जो लेन कीप असिस्ट, जो भी सारे मोड्स ऑन है वो देखने हैं, कैसा आपको इंटरफेस चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ ये टच करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहीं से आप एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की जो भी आपको लेंथ देखनी है वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये मैनुअली एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील आता है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों आपको मिल जाता है इसमें। और बात करें इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है। यहाँ पे ऑटो स्टॉप का बटन आपको यहाँ मिलता है। डायनामिक मतलब आप पावर मोड चेंज कर सकते हैं, जैसे आप स्पोर्ट में लगा सकते हैं, या आपको अपने हिसाब से इंडिविजुअली कस्टमाइज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और इन्फोटेनमेंट में मैंने इसमें देखा कि इसमें एप्पल कारप्ले नहीं मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो नहीं है इसमें, आई डोंट नो व्हाई। और इसका नेविगेशन ठीक है, पर आपको लोकेशन, अगर आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है, अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट मार्क करके जाना है तो आप पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पता है कहाँ जाना है तो आप वो सर्च करके वहाँ जा सकते हैं। और ग्लव बॉक्स का साइज़ आपको ऐसा मिलता है, और ऊपर भी थोड़ी ऐसे स्पेस है जिसको आप ऐसे कंपार्टमेंट में बंद कर सकते हैं। ऑटोमेटेड IRVM मिलता है, जो कि हाई बीम से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप मिलता है, और ये पीछे का रीडिंग लैंप अगर ऑन करना है, इस साइड अगर ऑन करना है तो इस साइड का हो जाएगा, ये इस साइड का करना है इस साइड ऑन हो जाएगा, अगर दोनों करना है तो दोनों यहाँ से ऑन हो जाएगा। सनरूफ इसमें आपको नहीं मिलता है, इंडिया में तो सनरूफ ही चाहिए होता है, तो इंडिया में सनरूफ दे देते हैं लोगों को। और ये आपको मिरर यहाँ पे मिलता है। और सबसे सही चीज़ देखते हैं वो है कि नहीं इसमें, नहीं ये एक्सटेंड नहीं होता है, तो इतनी जगह से सनलाइट आएगी, कई बार होता है, तो मर्सिडीज़ है तो ये चीज़ होनी चाहिए थी। ऑफ कोर्स पैसेंजर साइड भी नहीं होएगा। और यहाँ से आप हेडरेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ से आप मतलब ये ऐसे होएगा ऐसे, और ऊपर नीचे तो यहाँ से हो जाता है इस बटन से। अगर यहाँ पे आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको पार्किंग कैमरा चेक करना है तो पार्किंग कैमरा का बटन यहाँ पे है, और ये बटन है अगर आप कोई भी पर्टिकुलर चीज़ इसके साथ मतलब आप लगा देते कि मेरे को ये सेटिंग चाहिए जब ये दबाऊँ, तो ये मतलब ऑप्शनल है, कस्टमाइजेबल है। इसी से जुड़े कंट्रोल यहाँ मिलते हैं, और ये आप बंद कर सकते हैं। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, और अगर आप ये दबाएंगे तो छोटे कप होल्डर्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस यहाँ मिलती है, बहुत ही प्रीमियम। 2 C टाइप के चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं इसमें आपको, और इस C टाइप का चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे एक आपको मिलता है, और वायरलेस चार्जिंग भी आपको मिल जाती है। तो अभी मैं सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर चलते हैं पीछे और देखते हैं कितनी स्पेस है पीछे।
तो गाड़ी की बैक सीट पे मैं आ गया हूँ। मेरी हाइट है 5'9", तो 5'9" के हिसाब से थाई सपोर्ट तो नहीं है, पर हाँ अगर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ तो थोड़ा बेटर हो जा रहा है। पर मेरी हाइट से अगर कोई लंबा होगा तो उसके लिए तो नहीं है ये। हेडरूम बहुत अच्छा है और इस साइड आपको स्पीकर ट्विटर सब मिलता है। वन टच अप डाउन ऑप्शन आपको मिल जाता है और यहाँ पे सॉफ्ट टच है यहाँ ये वाला, पर ये वाला ये आपको प्लास्टिक ही मिलेगा। रीडिंग लैंप आपको इस साइड मिल जाता है और ये हुक मिल जाता है कुछ करने के लिए, कुछ अगर आपको हैंग करना है। और छोटा सा थाई सपोर्ट के लिए वैसे दिया हुआ है, जो कि अच्छी बात है। और आप में बीच में आपको ऐसे मिल जाती है और इसके कप होल्डर इस जगह के बजाय यहाँ पे आपको इंडिविजुअल मिलते हैं ऑप्शंस, तो यहाँ पे आप छोटा बड़ा कैसा भी लगा सकते हैं। और इस साइड आपको बोतल होल्डर नहीं मिलता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, मिलना चाहिए था। और यहीं से आप बूट एक्सेस भी कर सकते हैं अगर आप इसको ऐसे करेंगे ना। ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगती है जर्मन कार्स में कि यहाँ पे आपको बूट एक्सेस करने की ऑप्शन मिलती है। आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट्स मिलते हैं, 7 एयर बैग मिलते हैं, जो कि एक पैसेंजर एयर बैग ड्राइवर साइड नी एयर बैग भी आपको इसमें मिलता है। तो स्पेस के मामले में बहुत अच्छी है गाड़ी, क्योंकि लिमोजिन है और यहाँ पे मैगजीन होल्डर है, यहाँ पे थोड़ा सामान आप रख सकते हैं। और एक ही यहाँ पे मिलता है चार्जिंग सॉकेट। और आपको एसी कंट्रोल्स तो क्या, वेंट्स भी पीछे नहीं है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो अभी चलते हैं गाड़ी को ड्राइव करके, देखते हैं कि गाड़ी कैसी चलती है, क्योंकि ये अराउंड 230 हॉर्स पावर है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। अभी यहाँ पे 30 की लिमिट है, तो हमें 30 के नीचे चलना है। तो क्रूज़ कंट्रोल पे डाल देते हैं। क्रूज़ कंट्रोल डालना इजी है, जैसे ही जिस स्पीड पे पहुँचते हो आप सेट दबाओ और वो स्पीड ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। अगर मैं ड्राइवर सीट कंफर्ट की बात करूँ तो मेरे साइज़ के हिसाब से बहुत सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अगर मेरे से थोड़ा बल्की बंदा है तो उसके लिए थोड़ा सा ये कुशनिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा वाइड हो जाएगा वो बंदा, तो वो कम हो जाएगा। और अगर गाड़ी की विड्थ की बात करूँ, विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा लगती है गाड़ी की, और थोड़ा सा व्यू थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मेरे को, क्योंकि पिलर्स है ना बहुत ज़्यादा व्यू ब्लॉक कर रहे हैं, तो उसकी वजह से व्यू में थोड़ी सी दिक्कत है। बट अगर कंफर्ट की बात करूँ, ये थोड़ा रोड इतना अच्छा नहीं है, आउटस्कर्ट्स का रोड है, तो सस्पेंशन बहुत ही अच्छा है गाड़ी का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ORVM से आपको व्यू मिल रहा है वो एकदम जैसा मिलना चाहिए। पर्टिकुलरली छोटे ORVMs है पर व्यू एकदम वाइड व्यू मिल रहा है, मतलब उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी जैसे वहाँ पे स्पीड लिमिट 50 हो गई है, यहाँ पे स्पीड लिमिट का बहुत सही है। अगर घर वगैरह नहीं है आसपास, रोड के हिसाब से स्पीड लिमिट्स चेंज होती रहती हैं। तो अभी जैसे 50 गाड़ी, मतलब अगर अभी तो मैं लो स्पीड में अगर मैं बताऊँ तो हल्की सी, मतलब लगा लो कुछ मिली सेकेंड का लैग होता है, क्योंकि उस टाइम ट्रांसमिशन सेंस करने में थोड़ा टाइम लगा लेता है कि पावर चाहिए। पर स्पोर्ट्स मोड में बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। अभी हाईवे पे जाना है हमें, जिससे हम इसको थोड़ा सा हाई स्पीड पे चला के देख पाएंगे कि गाड़ी की स्टेबिलिटी कैसी है। और जैसे कि जर्मन कार्स होती स्टेबिलिटी के लिए हैं, तो वही चेक करना है हमें। अब 30 की लिमिट हो गया तो हमें 30 के नीचे चलना पड़ेगा। ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है 230 हॉर्स पावर का है, और ये पेट्रोल वेरिएंट का टॉप एंड मॉडल है, क्योंकि इसमें पेट्रोल वेरिएंट जो है वो स्टार्ट होता है 130 हॉर्स पावर से, फिर 160, 190, 220 जो हाइब्रिड के साथ आता है, और ये 230 हॉर्स पावर का 4मैटिक वेरिएंट है। और 4मैटिक सिर्फ आपको यहाँ पे जर्मनी में पेट्रोल में ही मिलता है, और डीजल में आपको ऑप्शन नहीं मिलते। डीजल 115 हॉर्स पावर और 150 हॉर्स पावर और 190 हॉर्स पावर सबसे मैक्स जाता है। तो ये है, मतलब पेट्रोल जो है वो सबसे पावरफुल मिलता है मर्सिडीज़ में आपको। और A35 AMG लाइन भी आपको मिल जाए, जो कि 300 हॉर्स पावर 310 हॉर्स पावर आपको निकाल के देता है। इस सेगमेंट में आपको BMW 2 सीरीज़, Audi A3 मिलती है, पर इस प्राइस सेगमेंट में इस गाड़ी का इंटीरियर का कोई मुकाबला नहीं है। अगर लग्जरी की बात करूँ, ये वैसे एयर वेंट्स आपको पहले AMG में मिलते थे, बट ये आपको अब एक क्लास लिमोजिन में दे दिए हैं, और जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं, मतलब प्रीमियम लुक देते हैं। और मतलब अटेंशन टू डिटेल इतना अच्छा लगता है ना, मतलब ये डिज़ाइन बहुत अच्छा। और इसमें रात में एम्बियंट लाइटिंग भी यहाँ पे दिखती है, तो ये पूरे में दिखती है, तो वो भी बहुत प्यारा लगता है देखने में रात को।
गाड़ी पिक तो बहुत अच्छे से करती है स्पीड, नो डाउट। अभी हम 80 पे क्रूज़ करेंगे। और जैसे ही ब्लाइंड स्पॉट मिररिंग में अगर आपको आपके पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो ये ऑटोमेटिकली बता देता है कि गाड़ी आ रही है। मीन्स वहाँ पे रेड कलर की मार्किंग आ जाती है, जिससे आपका व्यू सामने होगा, पर आपको एक जैसे साइड का जितना व्यू दिखता है उसमें आपको एक रेड दिखेगा, तो आपको आइडिया लग जाता है कि कुछ है पीछे। तो वैसे इस हर गाड़ी में आता है जिसमें भी आपको एडास के फीचर्स मिल रहे हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट मिररिंग एक बेसिक सी चीज़ है जो हर कंपनी हर गाड़ी देती है। और जैसी रेड लाइट पास में आती है तो स्पीड लिमिट डाउन हो जाती है। जैसे कि अरे भाई इतना क्यों स्लो है। ओके, एम्बुलेंस आ गई। मतलब इसने इतनी दूर से एम्बुलेंस देख ली थी भाई। गुड भाई, गुड। मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी है। इंडिया में ना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अगर एम्बुलेंस आ रही है, पर यहाँ पे मतलब अपना इनिशिएटिव हर बंदा देता है। और जब हर बंदा इनिशिएटिव देगा तो ही किसी की हेल्प हो पाती है। एक बंदे के करने से कुछ नहीं होता है। मतलब सब लोग अगर अच्छे होंगे तो ही मतलब फ़ायदा होता है। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे एम्बुलेंस भी सायरन ऐसा होता है कि आपको दूर से ही सुन जाता है। तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती कि इंडिया में तो कहीं कहीं तो आपको ऐसे पता चलेगा कि सायरन ही नहीं बजा रखा है। जैसे हमें म्यूनिक वाले ऑटोबान पे जाना है तो हमें इस साइड आना पड़ेगा, और अभी हमें जाना है राइट साइड। ओके, इस बंदे को बाद में दिखा है। तो ये जैसे ऑटोबान का साइन है, अभी हम ऑटोबान जाएंगे। और यहाँ पे अगर नो स्पीड लिमिट होता है तो वो भी यहाँ पे आ जाता है कि अब नो स्पीड लिमिट का रोड है, विच इज़ अ गुड थिंग। मतलब पर ये है कि जब आप उस चीज़ को क्रॉस कर दोगे ना साइन को, तभी यहाँ पे बताता है। और कई बार ये भी गलती करता है कि साइन होता है दूसरी रोड का और आपको बता देता है कि आपके लिए ये साइन, तो आपको भी थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है उस चीज़ में। और अभी थोड़ी सी बारिश हो रही है तो विजिबिलिटी की थोड़ी दिक्कत रहेगी। और हाँ, मैं राइट साइड से ही ओवरटेक नहीं कर सकता, इसलिए लेफ्ट लेन में जाना ही पड़ेगा। गाड़ी भाई क्या पिक कर रही है लिटरली। और अभी हम 150 पे हैं और लिटरली भाई लग ही नहीं रहा है कि 150 पे गाड़ी चल रही है, क्रूज कर रही है। 140 है स्पीड, बट लिटरली कुछ मतलब स्टेबिलिटी इतनी है गाड़ी की कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि हाँ, मतलब एक तो सेंस लगता है ना, अगर आप इंडिया में 120 भी चलाओगे तो आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी 120 पे चल रही है। पर यहाँ पे नहीं पता चलता क्योंकि एक तो रोड इतने अच्छे बनाए हुए हैं। मतलब यूएस से भी अच्छे रोड हैं ऑटोबान जो इनके हैं, जर्मन के हाईवेज़ हैं वो यूएस के हाईवे से भी बहुत मच बेटर है और बहुत ज़्यादा पैसा भी लगाते हैं ये अपने ऑटोबान पे। इंडिया से तो कंपेयर करने की बात नहीं है। और एक और चीज़ है, जैसे भी मैं सबसे लेफ़्ट वाली लेन में चल रहा हूँ तो रूल ऐसा होता है कि मैं हर टाइम इस लेन में नहीं रह सकता, अननेसेसरी मैं इस लेन में नहीं रह सकता। अगर मेरे सामने खुला रोड है तो मेरे पास अगर ऑप्शन है राइट साइड जाने की तो मुझे राइट साइड ही कंटिन्यूसली ड्राइव करना पड़ेगा। इस साइड मैं कंटिन्यूसली ड्राइव नहीं कर सकता क्योंकि सिर्फ होती है ओवरटेकिंग लेन होती है सिर्फ, तो ओवरटेक करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अभी जैसे ज़्यादा ट्रैफिक है तो कंटिन्यूसली लोग इस पर चल रहे हैं। और वैसे भी मैंने देखा जब नो स्पीड लिमिट रोड आता है तो सब इस लेन में शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि सबको ओवरटेक करना होता है उस टाइम पे। और जैसे जैसे अगली गाड़ी के साथ गैप कम हो रहा है तो ये अलर्ट कर देता है, बीप बजने लग जाता है कि डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस इंक्रीज़ कर दो। अगर मैं लो स्पीड पे गियर चेंज होता है तो गियर शिफ्ट पता नहीं चलता, बट अगर वही गियर शिफ्ट हाई आरपीएम्स पे हो रहा है तो पता चलता है कि गियर शिफ्ट हो रहा है। और गाड़ी की आवाज़ इतनी प्यारी आती है जो नॉर्मली आपको पेट्रोल गाड़ियों में आती है ना हाई आरपीएम्स पे, वो इतनी प्यारी आवाज़ आ रही है। गाड़ी बहुत अच्छी स्टेबल है यार, पता नहीं चल रहा है कि मैं 150 पे क्रूज़ कर रहा हूँ, लिटरली नहीं पता चल रहा है। पर अगर कंपेयर करोगे तो हाईवेज़ बहुत बेटर है, नंबर 1 थिंग।
नंबर 2 थिंग गाड़ी जर्मन कार है, तो जर्मन की स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स होती है। अगर इसी पे मैं Hyundai मंगाऊंगा तो उसकी ऐसी तैसी होएगी, क्योंकि उसके सस्पेंशन वैसे बने और इसके सस्पेंशन हाई स्पीड स्टेबिलिटी के लिए बने। और इंडिया में तो लोग मुड़ते हुए इंडिकेटर नहीं देते हैं, यहाँ पे आपको लेन चेंज करने पे भी इंडिकेटर देना पड़ता है, ताकि आप, क्योंकि यहाँ पे इतनी स्पीड से लोग आ रहे हैं तो आपको पता तो होना चाहिए कि आप किस साइड जा रहे हैं। तो अगर आप, मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया है जितना मैंने अभी तक ड्राइव किया है, कि इस पर इन हाईवेज़ पे आप 150-160 पे ड्राइव कर रहे होते हो, पर ये डबल सेफ़ हैं इंडियन हाईवेज़ से, क्योंकि इस पर आप हाई स्पीड पे तो चल रहे हो, पर लोगों को ट्रैफिक की सेंस इतनी ज़्यादा है कि आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस ही बहुत कम है। इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक के एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अगर आप इंडिया 80 पे भी चल रहे हो, लोग ऐसे कहीं से भी कहीं घुस जाएंगे और एक्सीडेंट होने के ऑफकोर्स तक चांसेस तो बढ़ ही जाते हैं। अगर आप तरीके से चलोगे, सबको इंडिकेटर दोगे, सब पता चलेगा, तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। गाड़ी ने ऑटोमेटिकली ब्रेक कर दिया भाई। मैं सोचा थोड़ा आगे जाके ब्रेक करूँगा, और गाड़ी ने ऑटोमेटिकली ब्रेक मार दिया। गाड़ी डिस्टेंस मेंटेन, मैंने जैसे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल लगा रखा है, तो डिस्टेंस के हिसाब से उसने ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग कर लिया फ्रंट गाड़ी के हिसाब से। मतलब आप ब्रेक मारोगे उससे पहले इसने ब्रेक मार के डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। क्योंकि हमारा क्या होता है कि हम धीरे धीरे ब्रेक मारते हैं, थोड़ा थोड़ा पास जाने देते हैं, पर ये गाड़ी वो डिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए पहले ही वो ब्रेक मार देती है। और हाँ, अगर आप लेन में कभी भी लेफ़्ट और राइट जा रहे हो तो ये ऐसे वाइब्रेट करके और अंदर भी कर देती है और अलर्ट भी कर देती है। और एक और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का फ़ायदा है, जैसे अब मैं इस लेन में, तो इसने डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है। अगर मैं जैसे लेफ़्ट इंडिकेटर लेके लेफ़्ट लेन में जाऊँगा और उस साइड डिस्टेंस अगर गाड़ी का ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेट भी कर लेता है। मतलब ब्रेकिंग तो कर ही रहा है, एक्सेलरेट भी ऑटोमेटिकली उस हिसाब से करता है। और हाँ, अगर गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं आगे और भी गाड़ियों के साथ ऐसी वीडियोस ड्राइव रिव्यूज़ लाता रहूँ आपके साथ। अब मैं देख इस लेन में एकदम से नहीं जा पाऊँगी, गाड़ी पी करने लग जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है। तो मुझे लेफ्ट लेन में जाना, डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। पहले पीछे भी एक बंदा आ रहा है। ऐसे होता है कि सर भाई, कोई ना कोई तो चला ही रहा है यहाँ पे भाई। क्यों भाई, नो स्पीड लिमिट है भाई, साइड हो जाओ बोलो भाई। और मैं 180 तक लेके भी जा रहा हूँ गाड़ी को। मतलब अगर कोई ये वीडियो इंडिया से देख रहे हैं ना, मैं भी ऐसे सोच रहा था कि 180 मतलब बहुत तेज़ है, लिटरली बहुत तेज़ है। बट मैं कैसे बताऊँ, मतलब जब तक तुम खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, तो तुम्हें पता, कोई आइडिया नहीं लग सकता है। अगर तुम लैम्बोर्गिनी चलाओगे लिटरली, तो उसमें 120 की स्पीड कुछ लगेगी ही नहीं तुम्हें, क्योंकि वो इतनी स्टेबल गाड़ी है, कोई इसमें दिक्कत की बात ही नहीं आएगी। अगर तुम फॉर्च्यूनर को चलाओगे 120 में, तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ 120 पे चल रही है, क्योंकि उसमें बॉडी रोल ही इतना होगा। अब ये A क्लास लिमोजिन में जो चला रहा हूँ, ये सीडान है। सीडान बेस्ट फॉर हाई स्पीड भाई, बेस्ट फॉर हाई स्पीड, हैचबैक से भी बढ़िया। और ऊपर से ऐसे रोड्स, मतलब रोड में आपको ऐसे भी नहीं दिखेगा। इंडियन हाईवेज में भी थोड़ा सा बम्प होता है, चाहे वो पूरे स्ट्रेट हो, पर उनमें कुछ बम्प होता है। मतलब वो एकदम प्लेन नहीं होता है, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेन है। अगर कोई एंगल भी है तो वो बहुत लीनियंटली एंगल जाता है ऊपर या नीचे, तो वो तुम्हें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि रोड स्टेबल है तो गाड़ी भी स्टेबल चलती है उस हिसाब से। और हाँ, अगर गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं आगे और भी गाड़ियों के साथ ऐसी वीडियोस ड्राइव रिव्यूज़ लाता रहूँ आपके साथ।